नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी का भारतीय संवैधानिक विकास पढ़े हैं और उसी क्रम में हम लोग आज फिनिश करेंगे। आगे यह सेकंड लेक्चर होगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संवैधानिक विकास में 1773 के चार्टर एक्ट से लेकर के कैबिनेट मिशन 1946 तक पढ़े हैं। कैबिनेट मिशन 1946 जो भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संस्था अर्थात संविधान सभा के गठन का आधार थी। ठीक है, वहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इसका मतलब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कैसे किया गया और फाइनली संविधान 26 जनवरी 1950 लागू हुआ। ठीक है, तो इसी लेक्चर में आप देख लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप 10 सेकंड में इस पीडीएफ पर एक सरसरी नज़र डाल लीजिए। देखो, इसको कंटेंट को बहुत ही अच्छे से कल की तरह इसे प्रिपेयर्ड किया हूँ। ठीक है, बस आप इसे कल की तरह बहुत अच्छे से बस सुनते जाइए और अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड करके यूनिक क्लासेस लखनऊ के टेलीग्राम चैनल से पढ़ डालिएगा, रट डालिएगा। कोई विकल्प नहीं है। मैंने कहा ना, सक्सेस और पास होना दोनों में अंतर है। पास होने के बाद रैंक में आना, फाइनल सिलेक्शन होने के लिए को ही सक्सेस कहते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कौन करेगा, तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। संविधान सभा क्या है, तो संविधान सभा कुछ लोगों का अर्थात संविधान निर्माण करने वाले कुछ लोगों का एक समूह है, संस्था है, जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को अंजाम देगा। ठीक है, और इसमें इसका गठन का आधार क्या था, तो इसके गठन का आधार हम लोग पढ़ चुके थे कि इसके संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। ये पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग संविधान सभा में पढ़ते हैं एक करके। इसमें पहला पॉइंट देखिए, संविधान सभा का दर्शन सबसे पहले भारतीय या किसी भारतीय पत्रिका या किसी भारतीय के द्वारा कब इस संविधान सभा जैसी बात कही गई थी, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले संविधान सभा का किसी भारतीय के द्वारा जो उल्लेख मिलता है वह स्वराज विधेयक 1895 के द्वारा। कौन स्वराज विधेयक या स्वराज बिल किसके द्वारा लाया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले संविधान सभा का दर्शन हमें भारतीय के द्वारा स्वराज बिल में मिलता है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, सर्वप्रथम औपचारिक विचार अगर देखा जाए तो औपचारिक विचार किसके द्वारा रखा गया, तो सर्वप्रथम औपचारिक विचार एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा रखा गया। ठीक है, यह सब प्री में पेपर में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के गठन का जिक्र अंग्रेजों द्वारा कब कब किया गया, तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कब किया था, क्रिप्स मिशन 1942 में। बहरहाल हम लोगों ने क्रिप्स मिशन 1942 को, ठीक है, अस्वीकार कर दिया था, हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, बाद में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो अंग्रेज़ों के द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 को भेजा जाता है भारत में और कहा जाता है कि भारतीय अपनी अंतरिम सरकार का गठन करें और अपने संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन करें। और यही है हमारे भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का आधार। ओके, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कुल 389 सदस्य थे। कितने थे, 389 सदस्य। और यह सदस्य कहाँ कहाँ से थे, तो इसमें से 93 जो सदस्य हैं, ठीक है, 93 जो सदस्य हैं वो कहाँ से थे, तो देसी रियासतों से थे। ठीक, और 292 ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है कि उन क्षेत्रों से आते थे। 292 सदस्य इसमें आए जहाँ पर ब्रिटिशर्स का
आधिपत्य था, माने ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र थे। देसी रियासत का तात्पर्य यह है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर देसी राजा अपने हुआ करते थे, अपनी रियासतों के राजा होते थे, ठीक है। और 4 जो है वो कमिश्नरी क्षेत्र से, जैसे आज का यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही 4 तब के कमिश्नरी क्षेत्र थे। यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आप 4 कमिश्नरी के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। चलिए अगला देखिए, तो यूनिक पॉइंट आप माइंड में आप मेकअप कर ही चुके हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसे ही यूनिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा गांधी जी का स्टेटमेंट है, 1922 में इन्होंने कहा था। हूबहू रट लीजिए। सेकंड पॉइंट देखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। यह कथन किसका है, तो यह कथन है जी ऑस्टिन का। किसका है, जी ऑस्टिन का। यह पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इसका ये मतलब है कि संविधान सभा में बैठने वाले लोग कुछ सीमित थे, कुछ लिमिटेड लोगों के द्वारा ही बनाए गए, यह जी ऑस्टिन का तात्पर्य था। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, तो यहाँ पर है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुल टोटल 15 महिलाएं इसमें संविधान सभा में थी, अर्थात 389 सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थी। इसकी संरचना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कुल कितने सदस्य थे, कौन कहाँ से आया था। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। कार्यप्रणाली माने कैसे संविधान सभा की प्रक्रिया रही, कैसे संविधान निर्माण आगे बढ़ता है। तो अब हम लोग कार्यप्रणाली में देखें, ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप पिक कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, डेट रट लीजिएगा। तो जब पहली बैठक हुई तो उस समय अध्यक्ष भी बनाया गया होता। कौन से अध्यक्ष थे, तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से जो सबसे उम्र दराज उस समय संविधान सभा में व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हीं को अस्थायी रूप से संविधान सभा की अध्यक्षता करने के लिए सबकी सहमति बनी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या पहली बैठक के अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किंतु 11 दिसंबर, कब, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष की बात पर सहमति बनी। और कौन बना उस समय अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकदम क्लियर कट जानते रहिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ठीक। तो अब इसकी कार्यप्रणाली में ये हो रहा था कि आखिर इतने बड़े देश के लिए संविधान लिखा कैसे जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आया कि क्यों ना हम संयुक्त राज्य अमेरिका का कॉन्सेप्ट यूज कर लें, जहां पर उद्देश्य प्रस्ताव का प्रावधान है। अर्थात एक ड्राफ्ट को हम लोग पहले एक खाका को रख लें साइड में, उसी खाके के अर्थात उसी ड्राफ्ट के आधार पर, ठीक है, हम लोग आगे सोचें और संविधान को लिखें। तो इसीलिए उन्हीं के कहने पर, किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चल कर के प्रस्तावना कही जाएगी, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सम्मुख रखा गया और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार या ड्राफ्ट मान करके संविधान की प्रक्रिया लिखने की प्रारंभ की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि संविधान सभा के कार्य। तो संविधान सभा के क्या कार्य थे, कैसे वो काम कर रही थी, तो इसको हम लोग
बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। संविधान सभा 3 रूप से काम की, मुख्य रूप से 2 तरीके से। एक तो विधायी रूप में काम की, दूसरा संविधान सभा के रूप में। यही संविधान सभा कभी विधायिका के रूप में काम की और कभी संविधान सभा के रूप में काम करती थी। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जब यह विधायिका के रूप में काम करती थी, अर्थात उस समय की स्थिति में देश को चलाने के लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया कर रही थी, क्योंकि तब तो संसद बनी नहीं थी। तो उस दौरान विधि निर्माण की जो प्रक्रिया करके देश को चलाने का काम कर रही थी, उस समय अर्थात विधायिका के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। ओके, जबकि संविधान सभा के रूप में अर्थात संविधान निर्माण के दौरान, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी मत गलत करिएगा, अब चाहे जितने अच्छे से अच्छे एग्जाम में बैठिएगा। ओके, ठीक है। और संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य क्या हुए बाद में, वो ध्यान रख लीजिए। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे को स्वीकार किया गया, अनुमति दी गई, ठीक है, अंगीकार किया गया। ठीक उसी प्रकार 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कर दिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अर्थात संविधान सभा ने एक काम और क्या किया? संविधान का निर्माण कर दिया। कब किया? 26 नवंबर 1949। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही 26 नवंबर को ही आज भी क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। और 24 जनवरी इसी संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई, और अंतिम बैठक कौन से नंबर की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 12वें नंबर की। अर्थात 12वीं बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1949 को, या अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और उस दौरान अंतिम बैठक में क्या क्या इसके द्वारा कार्य किए गए वो देख लीजिए। तो एक तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को क्या कर दी गई? संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी। और दूसरा काम ये किया इसने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्हीं को राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया गया, माने सहमति बनी। इसके द्वारा यह काम किया गया। और इस प्रकार आपका हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस संविधान सभा के द्वारा अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना देना कोई आम बात तो है नहीं। इसलिए आप इसके अंदर जाकर के अगर समझेंगे तब समझ में आएगा कि इस संविधान सभा के द्वारा अनेक समितियां बनाई गई, और उन समितियों के माध्यम से कुछ लोगों को उन समितियों के हेड बनाया गया, और उन समितियों के माध्यम से 389 सदस्य को काम बांट दिया गया, और सभी लोग छोटे छोटे काम को बांट करके किए, जिससे इतनी विशाल देश के लिए इतना विशाल दुनिया का विस्तृत संविधान बन करके तैयार हुआ। तो अब उसके बारे में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि और जो महत्वपूर्ण समितियां थीं जो अहम योगदान निभाई संविधान के निर्माण के लिए, उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और बोला जाता है पांडुलिपि समिति। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि समिति। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि समिति। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, पांडुलिपि समिति। इस समिति के बारे में देख लीजिए क्या है महत्वपूर्ण बातें। तो प्रथम प्रारूप, ठीक है, अर्थात संविधान के लिए, ठीक है, संविधान निर्माण के लिए कुछ ड्राफ्ट बनाए गए। तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बी.एन. राव को। किसको? संवैधानिक सलाहकार जो बी.एन. राव हैं, ठीक है, बी.एन. राव जी हैं, उनको जाता है। अर्थात भारतीय संविधान का पूछा जाए कि सबसे पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो प्रथम प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है,
उसी को और परिष्कृत करने का, उसमें और काट छाट करने का, उसमें और कुछ जोड़ने के लिए, ठीक है, बाद में एक और समिति का गठन किया गया, ठीक है, जिसे प्रारूप समिति कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जिसे प्रारूप समिति कहा गया। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। अर्थात डॉक्टर V.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य थी? 7 सदस्य, अर्थात एक डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी थे और 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। वो क्या काम करने वाले थे? जो B.N. राव जी के द्वारा, ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसी को और भी सुधार या और भी परिष्कृत करने का काम इनको दिया गया, ठीक है। और इस प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया संविधान सभा के सम्मुख? तो 26 अक्टूबर 1948 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, ठीक। अब इस समिति के प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष आप पढ़ चुके हैं, कौन है? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं। इसके अन्य सदस्यों में नाम याद रखना है आपको, K.M. मुंशी, ठीक है, N. गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम याद रखने हैं। K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान, ठीक है। आप कैसे याद करेंगे मैं बता देता हूँ। तो आप पहला यहाँ रख, केवल इनको याद कर लीजिए। K.M. मुंशी आयंगर अय्यर सादुल्ला, ठीक है, सादुल्ला, यहाँ तक याद कर लीजिए, मुंशी अय्यर आयंगर सादुल्ला। और 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, ध्यान रखना है। एक देखिए यहाँ पर क्या है, B.L. मित्र। B.L. मित्र ने बाद में क्या है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया या हट गए। इनके हट जाने के बाद इनकी कमान संभालने कौन आए? भगवान कृष्ण माधव खुद उतर आए, ठीक है। तो कौन थे? N. माधव राव, याद हो जाएगा कौन आए। जब ये अपने पद से हट गए तो खुद माधव आ गए, कान्हा खुद आ गए, ठीक है, तो N. माधव राव हो गए। और D.P. खेतान कार्यकाल के दौरान ही इनकी आकस्मिक क्या हो गई? आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो भगवान कृष्ण ने खुद फिर से उनका स्वरूप अर्थात T. कृष्णामाचारी उनकी जगह लिए, ठीक है। और यह बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया है कि B.L. मित्र के स्थान पर कौन आए और D.P. खेतान के स्थान पर बाद में कौन आए थे। तो याद रख लीजिएगा, मुंशी अय्यर आयंगर सादुल्ला। मित्र ने जब साथ छोड़ दिया तो उसकी जगह पे माधव खुद आ गए। और D.P. खेतान जब शहीद हो गए, खेत रह जाना माने शहीद हो जाना, जब खेत रह गए माने शहीद हो गए या मृत्यु हो गई, तो उनकी जगह खुद माधव आ गए, कृष्णामाचारी, ठीक है, याद हो जाएगा। अब अन्य समितियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति, पांडुलिखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी पढ़ लिए। अब आप पढ़िए अन्य महत्वपूर्ण संविधान निर्मात्री समिति और उसके अध्यक्ष। क्लियर? हम एक तरफ समिति और एक तरफ अध्यक्ष को ड्राफ्ट करके रखे हैं, और कैसे मैं बताता हूँ आप वैसे सुनिए, याद हो जाएगा। जैसे हमने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 3 समितियों की अध्यक्षता की गई, ठीक है, एक साथ मैंने लिख दिया है, देखिए, संघ राज्य, ऐसे याद कर लिए ना, संघ राज्य, संघ संविधान, संघ शक्ति और राज्य समिति। तीनों के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 समितियों की अध्यक्षता की। कौन? प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। प्रांतीय संविधान समिति तो आप लोगों को हर किसी को लगभग याद है, क्योंकि प्रांतीय स्तर पे अर्थात
देसी रियासतों को एकीकृत करके एक छत्र भारत का निर्माण करने वाले कौन थे? अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रट लीजिएगा। आगे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन कौन सी समिति को संचालित किया गया, तो कैसे याद करेंगे वो सुनिए। जैसे झंडा फहराने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ संचालन। ठीक है, तो झंडा नियम संचालन समिति, झंडा समिति, नियम समिति और संचालन समिति को एक साथ बोलिए, झंडा नियम संचालन समिति। और बाद में बोलिए रियासत देसी रियासत, रियासत देसी रियासत। इससे संबंधित समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा फहराने संबंधी नियम संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी थे अध्यक्ष। वैसे भी मुंशी क्या करते हैं? ठीक है, किसी कार्य का संचालन माने लेखा जोखा, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? के.एम. मुंशी। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर देखिए मूल अधिकारों संबंधित उप समिति, देख लीजिए यहाँ पे उप समिति है। मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। याद कैसे करेंगे? जिनके मूल अधिकार, ज़्यादा मूल अधिकारों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रोवाइड करा दिया, लेकिन जिनके मूल अधिकार मान लीजिए मूल अधिकारों से वंचित रह गए, उनके ऊपर कृपा करने कौन आ रहा है? जे.बी. कृपलानी। अर्थात मूल अधिकारों से वंचित लोगों के लिए उप समिति को संचालित कौन कर रहा है? जे.बी. कृपलानी, वो कृपा करने आ रहे हैं। ओके, याद हो जाएगा। अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति की बात करें, ठीक है, तो अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति, 2 उप समितियाँ हैं, याद रख लीजिएगा अलग से, ये पेपर में आती हैं। इनके कौन है? तो एच.सी. मुखर्जी। अर्थात अल्पसंख्यक भी जो वंचित रह गए उनकी बात बहुत मुखरता से रखने के लिए कौन आया? एच.सी. मुखर्जी। क्लियर? ठीक है। अगला देखिए आवास समिति। आवास समिति कौन के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। अपना आवास बना लीजिए, चौथे पन में जाइए। ठीक है, सीताराम सीताराम सीताराम। ठीक है, तो अपने निजी आवास में बैठ करके क्या करिए? सीताराम सीताराम। तो आवास समिति पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, एस. वारदाचार्यार। बिल्कुल इनका नाम अलग है, तो ये ऐसा कुछ नाम याद दिमाग में रख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति आएगी तो साउथ इंडियन है। ठीक है, वो हम टिक लगाएंगे। अगला देखिए संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ठीक है, तो संविधान समिति के अब ये प्रमुख जो इम्पोर्टेंट समितियां थी और उनके अध्यक्ष थे वो कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया जिसे हम लोग यूनिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ लीजिए। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि उपाध्यक्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है, वो नहीं पढ़ा था, एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। ओके, सचिव आप लोग इसे ढूंढ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया उसे लिखा कौन, लिपिबद्ध कौन किया? उसे प्रिंट मतलब अपने हाथों से लिखा किसने? ठीक है, अंग्रेजी में सबसे पहले लिखा गया। ठीक है, तो किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इतना बड़ा ना, बड़े प्रेम से बिहारी नारायण प्रभु के नाम लेते हुए रायजादा ने सबसे पहले कैलीग्राफर का कार्य किया, माने सुलेखन का काम किया। जबकि अगर कहा जाए सबसे पहले हिंदी संस्करण का किसने लिखा? तो बसंत कृष्ण वैद। बसंत कृष्ण
वैद्य। ओके, तो एक नारायण है तो दूसरे भगवान कृष्ण जैसा नाम है, दोनों लोगों ने लिखा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप को रिलेट करेंगे तो बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 15 महिलाएं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कुछ महिलाओं के नाम जो पेपर में आए हैं या आते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम जैसे हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर जो पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनती हैं, जी दुर्गा बाई, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम। यही सवाल आया था कि एकमात्र मुस्लिम संविधान सभा में 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल। ठीक है, अगला है एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी। तो इनके नाम कम से कम 15 जो बहुत अच्छे रैंकर्स होते हैं या टॉपर होते हैं वो कोई विकल्प नहीं यूज करते, वो सब रटते हैं, लेकिन आप इनमें से कम इतने एकदम हूबहू रट लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संविधान सभा, जो संविधान सभा भारत के इतने विशाल संविधान को लिखा वो भी आलोचना से बच न पाई। अर्थात अच्छे काम कोई भी आप करेंगे आपको आलोचना कुछ न कुछ झेलनी ही पड़ेगी। तो देख लीजिए संविधान सभा की क्या आलोचनाएं हुई। ठीक है, और इसमें से लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा संविधान सभा के बारे में, कहा कि यह हिंदुओं का निकाय था, यह हिंदुओं का निकाय था। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आप संविधान 389 सदस्य थे संविधान सभा में, ठीक है, उसमें मुस्लिम लोगों का मुस्लिम बहुत कम थे। इस कारण से क्या है, लॉर्ड विस्काउंट कहता है कि यह हिंदुओं का निकाय था संविधान सभा। ओके, विंस्टन चर्चिल क्या कहता है, विंस्टन चर्चिल कहता है कि भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व, ठीक है, संविधान सभा एक भारत के बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रीनवेल ऑस्टिन या जी ऑस्टिन इसे कहा जाता है, इन्हें कहते हैं ग्रीनविले ऑस्टिन कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो संविधान सभा है, ठीक है, वह कुछ लिमिटेड लोगों की संस्था है और कुछ लिमिटेड लोगों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। अर्थात वो तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगला देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं में हम लोग हैं तो बहुत सी विशेषताएं जो महत्वपूर्ण हैं उनको हमने लिख रखा है। आप उसको जहाँ से बहुत ज़्यादा प्री के सवाल आते हैं उन्हें पिकअप करते चलिए। ठीक है, तो पहली अगर विशेषता की बात करें, ठीक है, तो यह क्या है, यह विशाल एवं विस्तृत संविधान है, माने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। ठीक है, ओके, तो इसमें अब देखिए क्या क्या बातें हैं। तो मूल संविधान और आज का वर्तमान संविधान, मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कैटेगरी करके पढ़ लेते हैं। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, जबकि वर्तमान संविधान में अगर देखें तो वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं और अनुच्छेद की बात करें तो टोटल 470 अनुच्छेद हैं। कितने, टोटल 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और अनुसूचियों की बात करें तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर पालिका क्रमशः जोड़ी गई। तो ये हम लोग आगे अनुसूचियों में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक देख लीजिए, यहाँ पर है सर आइवर जेनिंग्स। कौन, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बृहद एवं विस्तृत संविधान कहा। माने कहा कि दुनिया का सबसे विशाल संविधान और विस्तृत संविधान है। ठीक है, और वाकई में है भी। ठीक है,
उसका कारण ये है कि भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है, अर्थात राज्य के सारे विषयों को बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है हमारे संविधान में, और केंद्र सूची के सारे विषयों को बहुत डिटेल में लिखा है, समवर्ती सूची के विषयों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और सबके पावर को, सभी के पावर, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे केंद्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे, या यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट के स्तर पे, पंचायती राज व्यवस्था का स्तर पे, सबके लिए विधि को विधिवत लिखा जाने की वजह से यह दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? तो यह लिखित संविधान है। दुनिया का पहला लिखित संविधान, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अगर कहा जाए तो कहाँ का है? यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए का है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो आई लव माई इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है हमारे संविधान की? तो हमारे संविधान में तीसरी विशेषता है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली माने देश को चलाने के लिए जो शासन प्रणाली है, ठीक है, वह संसदीय शासन प्रणाली है। वैसे आप समझ लीजिए ही, विश्व में शासन प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक संसदीय शासन प्रणाली जो भारत में है, और एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली जो कहाँ पर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कहाँ पर है ये? यूएसए में। कहाँ पे है ये? यूएसए में। अध्यात्मात्मक में क्या होता है? अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसका हेड अर्थात प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने की वजह से उसके पास पावर सर्वे सर्वा वही होता है, अर्थात वह कार्यपालिका का केंद्र होता है, या समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ उसी राष्ट्रपति में निहित होती है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली जो भारत में है, संसदीय शासन प्रणाली जो भारत में है, इसमें जो संवैधानिक सर्वोच्च पद होता है, अर्थात अपने यहाँ राष्ट्रपति है, वह कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ उसमें न निहित होकर के कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? मंत्रि परिषद में, जिसका हेड पीएम होता है, अर्थात वह केवल और केवल प्रतीकात्मक या संवैधानिक रूप से उसका हेड कौन होता है? हमारे यहाँ का राष्ट्रपति। दूसरी बात, संसदीय प्रणाली में दूसरी बात ये होती है कि यहाँ का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, राष्ट्रपति अर्थात नाम मात्र का है, समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित हैं? मंत्रि परिषद में निहित होती हैं, जिसका वास्तविक हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ओके, अगला देख लीजिए, अगली विशेषता क्या है हमारे संविधान की? तो हमारे संविधान को कहा जाता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित है, माने बहुत ढेर सारे संविधान को पढ़ने समझने के बाद वहाँ से मैटर को कलेक्ट करके अपने अनुकूल उसे अपने संविधान में जगह दिया गया है। इसीलिए कभी कभी कोई ये भी कह करके क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है हमारे संविधान की, कि यह उधार का संविधान है। क्योंकि हमारे संविधान में अगर अध्ययन करेंगे तो लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान की कुछ न कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हमारे संविधान में किसका प्रभाव है, तो हमारे ऊपर औपनिवेशिक रूप से राज करने वाले ब्रिटिश शासन का है। तो हम देखते हैं कि अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इसमें कि कहाँ कहाँ से, अर्थात किस किस देश के संविधान से कौन कौन से अच्छे प्रावधान या मूल प्रावधान हमारे संविधान में जगह दिया गया, जो पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव देखा जाए तो ब्रिटिश संविधान से पड़ा हुआ है। तो क्या क्या ब्रिटिश संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा था 1919 के भारत सरकार अधिनियम में, कि कैसे द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई। द्विसदन का मतलब जैसे आज देखिए तो लोकसभा और राज्यसभा केंद्र के स्तर पर दो सदन हो गए। अगर राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य के स्तर पर देखा जाए
तो विधानसभा और विधान परिषद। अर्थात यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति का औपचारिक मात्र होना, ठीक है, या प्रतीकात्मक मात्र होना, ठीक है, यह ब्रिटेन से है। जैसे वहाँ के महाराजा महारानी क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति की भांति होते हैं, वह केवल और केवल प्रतीकात्मक होते हैं, ठीक है, जबकि वास्तविक शक्ति संसद में होती है। ऐसे ही अपने यहाँ भी है, ठीक है। विधि का शासन, विधि का शासन माने अपने यहाँ देखिए तो सबसे सर्वोच्च क्या है, सबसे सर्वोच्च अगर कहा जाए तो संविधान है। माने संविधान में जो विधियाँ उल्लिखित हैं उनके आधार पर ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका काम करते हैं। तो विधि का शासन है, हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया का मतलब ये है कि केंद्र में अगर अर्थात संसद जो विधि निर्मात्री एक संस्था है मुख्य रूप से केंद्र स्तर पे, वहाँ पर क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल करके क्या करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यह विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली अभी बताया कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और समस्त संवैधानिक शक्तियों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है औपचारिक रूप मात्र से, जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, मंत्रिपरिषद में, ठीक है, जिसका हेड पीएम होता है। और मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, आर्टिकल 75 के 3 में। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ यहीं रट लीजिएगा, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ना कि राज्यसभा के प्रति बिल्कुल भी नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे किसी भी देश के नागरिक की केवल एक नागरिकता होती है, इंडियन सिटीजनशिप होती है, जबकि अमेरिका में, जबकि यूएसए में क्या होती है, यूएसए में जबकि दो डुअल नागरिकता होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है, नागरिकता के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला देख लीजिएगा क्या प्रावधान लिया गया, एकल न्यायिक प्रणाली। जबकि अमेरिका में राज्य की न्याय प्रणाली स्वतंत्र रूप से अलग है और पूरे देश के स्तर पर अलग है, जबकि हमारे यहाँ क्या है, सभी हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों में लगभग हैं, बावजूद इसके हर हाई कोर्ट की अपील को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जा सकता है। इसी को कहते हैं एकल न्यायिक प्रणाली। राज्य और केंद्र की न्यायिक प्रणाली अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगला देख लीजिए नोट। नोट में ये है कि भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर है। जैसा कि हमने कहा था इसके पहले, यह अधिनियम पढ़ाते वक्त लगभग 250 से अधिक आर्टिकल को एट इट इज कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि हमने या हमारे संविधान में, ठीक है, संविधान निर्माताओं के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो लिए गए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जो भाग 3 में प्रदत्त हैं, ठीक है, वो सारे मूल अधिकार का प्रावधान क्या है, अमेरिका से। इसीलिए तो जहाँ फंडामेंटल राइट को ज़्यादा प्रिवेंट किया जाता है, ज़्यादा प्रमुखता से रखा जाता है, वहाँ पर लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। इसीलिए तो लोग क्या है, अमेरिका की तरफ भागना चाहते हैं कि जैसी ज़िंदगी जीना चाहें, मूल अधिकारों की स्वतंत्रता की वजह से भी, ठीक। आगे देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है, इसीलिए ताकि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का कोई भी जोर ना हो, ठीक है। ताकि अगर कोई भी राज्य, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई भी विधिक अधिकारी हो, ठीक है, अगर किसी भी तरीके से संविधान का अतिक्रमण करे या मूल अधिकारों का हनन करे, तो उसके अगेंस्ट न्यायपालिका में अगर आप जाएं तो आपकी बात को न्यायपालिका के द्वारा सुना जा सके। इसीलिए तो मूल अधिकारों का हनन करने के आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट को, है ना, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो ये समझते जाइए, आगे भी यही पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से समझिए। न्यायिक पुनरावलोकन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर देखा जाए कि जुडिशियल रिव्यू की बात करें कि कहाँ से लिया गया है,
तो जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से लिया गया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी विधि केंद्र सरकार के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती है, अगर वो किसी तरीके से संवैधानिक विधियों का, प्रक्रियाओं का या संविधान के इतर माने उसके प्रतिकूल होती है या फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाली होती है, तो उसकी समीक्षा करके उसे नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है। ठीक है, पुनरावलोकन के माध्यम से। ठीक है, अगला देखिए, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान भी हमने यूएसए से लिया है। वित्तीय आपात का प्रावधान भी यूएसए से है। ठीक है, लोक जनहित याचिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोक जनहित याचिका पीआईएल आज में सबसे पॉपुलर जो है न्यायिक प्रक्रिया में आती है। जैसे पीआईएल आज आप दायर करते हैं, जो व्यक्ति ठीक है अगर न्याय प्राप्त करने में अक्षम है, मतलब अक्षम है, वो नहीं प्राप्त कर सकता है, तो आप उसकी जगह पे आप उसके केस को लड़ सकते हैं निस्वार्थ भाव से। ठीक है, पीआईएल दायर करके। हाँ, अब एक पॉइंट और देख लिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से। ठीक है, जो महाभियोग लगाते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे ही और 2 पॉइंट और हैं। एक है उद्देशिका का प्रावधान। अभी हम लोगों ने पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया था, यह यूएसए से लिया गया था। ठीक है, अगला देख लीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती, माने ठीक है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वह भी यूएसए से ली गई है। ठीक, आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? हमारे संविधान निर्माताओं ने। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 से, ठीक है, 4 प्रमुख प्रावधान हैं। एक, प्रस्तावना की भाषा, एक समवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची, और संयुक्त बैठक, माने संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और क्या है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो, अगर कहा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो उद्देशिका या प्रस्तावना की बात करें तो यूएसए से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि प्रस्तावना की भाषा क्या है, जैसे हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं तो लिखा है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास, इस प्रकार जो हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है, वो भाषा, ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भाषा, ड्राफ्ट नहीं, वो भाषा जो है वो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि वो खाका यूएसए से है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली का मतलब ये है, ठीक है, कि राज्यों और केंद्र की शक्तियों को बांट दीजिए और दोनों को स्वतंत्रता दे दीजिए कि अपने अपने क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में वो काम करें। ठीक है, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अर्थात केंद्र के द्वारा किया जाता है। यह कनाडा से ही लिया गया है। सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र का मतलब ये है कि राज्य की तुलना में केंद्र हमारे यहाँ क्या है? अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इमरजेंसी जब लागू हो जाए तो राज्यों के विषयों पर भी देखेंगे तो केंद्र सरकार काम करने लगती है, अर्थात ज़्यादा करके अलाइनमेंट या झुकाव केंद्र की तरफ है। ठीक है, इसी को कहते हैं सशक्त केंद्र। क्या है? सशक्त केंद्र। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से लिया गया है, जो आर्टिकल 248 में है।
देखो इनको आप अच्छे समझो, याद हो जाएगा। देखो सशक्त केंद्र माने केंद्र की तरफ हल्की सी ज़्यादा शक्ति का होना। और केंद्र की तरफ ज़्यादा शक्ति का मतलब ही है कि केंद्र राज्य को क्या करे, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करे, क्योंकि राज्य का राज्यपाल क्या है, केंद्र के एक एजेंट के रूप में काम करता है, और करेगा तभी तो केंद्र मजबूत होगा। ठीक है। और अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत माने ये है कि जो संघ सूची के विषय हों और जो उस केंद्र सरकार उस पर काम करेगी, विधि बनाएगी, जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य बनाएंगे, और जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। ठीक है। जबकि ऐसा कभी कोई विषय इमर्ज हो जाए जो न राज्य सूची में लिखित है, न समवर्ती, न संघ सूची में, तो ऐसे विषय को ही अपशिष्ट विषय कहा गया, अपशिष्ट विषय कहा गया। और वह अवशिष्ट विषय पर कौन कानून बनाएगा, ठीक है, यह प्रश्न उठता है। तो जब आपने इसके पहले पढ़ लिया कि केंद्र हमारे यहाँ सशक्त है, मजबूत है, तो ऐसा विषय अगर इमर्ज होता है फ्यूचर में, ऐसी अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत माने ऐसे विषय पर कौन विधि बनाएगा, विधि बनाने की शक्ति किसके पास होगी, केंद्र के पास होगी, इसीलिए सशक्त केंद्र। अब कभी कनाडा के बारे में आए तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगी कि केंद्र हमारा मजबूत होना चाहिए, उसके लिए जो भी करना हो। और क्या है, देखिए उच्चतम न्यायालय का परामर्शी होना। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को जब लगता है कोई संविधान से संबंधित या विधि संबंधित कोई भी सलाह मांगनी हो, ठीक है, तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। राष्ट्रपति, अगला देखिए, राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित करना। देखो जब राज्यपाल राज्य में केंद्र के लिए अर्थात राष्ट्रपति के हिसाब से काम करेगा, ठीक है, तो इसी से तो केंद्र क्या होगा, सशक्त केंद्र होगा। राज्यपाल अगर विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर रख ले, इसका मतलब क्या है, एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और एजेंट के रूप में काम किया तो केंद्र अपेक्षाकृत क्या हो गया, मजबूत हो गया। अब आप समझ गए होंगे, तो बहुत अच्छे से टिपिकल कॉन्सेप्ट भी आप रट पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। एक बार अच्छे से पढ़ो, बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला देखिए, आयरलैंड के संविधान 1937 से क्या लिया गया है, तो यहाँ से 3 प्रावधान है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक तो राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, जो राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं। दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, निर्वाचक पद्धति जो एकल संक्रमणी आनुपातिक मत पद्धति के आधार पर उसका चुनाव होता है, वो अर्थात पद्धति की बात कर रहा है। और निर्वाचक मंडल माने जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21 में वर्णित है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, रट लीजिए, समझ लीजिए। अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि जीवन जीने का अधिकार, वो भी डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार सबको मिलता है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी हाल में अगर किसी के जीवन को छीनना हो, अर्थात उसे डेथ पेनाल्टी उसको देनी है या उसके जीवन को कम करना है, ठीक है, ऐसा कोई भी काम किया जाता है तो किसी भी ऐसी प्रक्रिया से मान्य नहीं होगा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ना हो। माने उसे लीगल तरीके से जैसा संविधान अलाउ करता है उसी विधि प्रक्रिया के अनुसार ही उसको उसके जीवन से आप वंचित कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो 2 पॉइंट यहाँ से रट लीजिए। एक संविधान संशोधन जो 368 अनुच्छेद में भाग 20 में अनुच्छेद 368 में जिसका उल्लेख है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आप जानते हैं अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी आनुपातिक मत पद्धति के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, सोवियत संघ रूस से आपके अपने फेवरेट
देश, मित्र देश, बेहतरीन मित्र देश से क्या लिए हैं हम, तो यहाँ से हमने मूल कर्तव्य लिया है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो आज वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, यह कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ, रूस से। और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, तो क्या प्रस्तावना में न्याय का आदर्श है, तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, तो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय अर्थात 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमारे यहाँ प्रस्तावना में किया गया है, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है, ठीक है, यूएसएसआर से। और जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से एक प्रावधान लिए हैं हमने। ठीक है, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन या इमरजेंसी की बात कर लें। ठीक है, जबकि वित्तीय आपात की बात अभी आप कर चुके हैं, वित्तीय आपात यूएसए से लिया गया है। जबकि शेष आपात की बात करें, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, अनुच्छेद 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है वह कहाँ से लिया है हमने, जर्मनी से। वैसे ही आपात की स्थिति कहाँ सबसे ज़्यादा बनेगी, जहाँ हिटलर हो, जहाँ क्या हो, हिटलर हो या हिटलर जैसी मानसिकता, अप्रोच या सोच हो। तो जर्मनी का हिटलर, जैसे आप बहुत बार क्रिटिसिज्म सुनते हैं 1975 का, 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई गई आंतरिक अशांति के आधार पर, जिसे काला दिन के रूप में जाना जाता है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है, तो वो ऐसी अप्रोच क्या है, उसे ही हिटलर की सोच कहा जाता है। तो आप याद कर सकते हैं, हिटलर जर्मनी का था और आपातकालीन उपबंध वहीं से लिया गया, वहीं ऐसी भी स्थिति रहती होगी। ठीक है, अगला देख लीजिए। ठीक है, फ्रांस के संविधान से आपने क्या लिया है, तो फ्रांस के संविधान से 2 प्रावधान आप यहाँ से रट लीजिए, एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, एक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांत। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करें, ठीक है, तो ऐसी शासन प्रणाली जहाँ का हेड, जहाँ का मुखिया, ठीक है, जन सामान्य से कोई भी हो सकता है, अर्थात अनुवांशिक ना होना। ठीक है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति क्या हो सकता है, अपने यहाँ राष्ट्रपति आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष परिवार का ही व्यक्ति हो, आनुवांशिक रूप से हो, ऐसा नहीं। जैसे ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक ही परिवार के लोग होते। हाँ, अगर अपने यहाँ होते, यह व्यवस्था होती, तो क्या है, सोनिया गांधी के बाद आज राहुल गांधी क्या होते, आपके हमारे देश के क्या है, राष्ट्रपति होते। ठीक है, लेकिन गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत भी यहीं से लिया गया। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति के ये मूल आदर्श हैं। ठीक है, वही हमने भी इसे स्वीकार किया है। हमने विश्व के अनेक संविधानों से पढ़ के मटेरियल लिया तो है, लेकिन हमने अपने अनुकूल बहुत अच्छा संविधान लिखने के लिए लिया है। ठीक है, अब हमारे संविधान की अन्य विशेषता क्या है, 5वीं विशेषता। ठीक है, तो वह ठीक अभी इसके पहले पढ़ा कि जो विश्व के अन्य संविधान से हमने क्या क्या लिया है, उसी से तो हमारे यहाँ क्या है, संविधान विहित संविधान कहा गया। तो 5वां ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, अपने यहाँ इस पर बात कर ही चुके हैं। अगले जो संविधान की विशेषता है हमारी, ठीक है, वह नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ संविधान की व्यवस्था ऐसी है कि बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा नम्य, माने सरल और सहज, सरल है। ठीक है, इसका मतलब दोनों के बीच में हमने मध्यम मार्गी होने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसे नम्यता का मतलब ये है कि ढेर सारे ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसे साधारण बहुमत से बहुत आसानी से हमारे संविधान में परिवर्तन आप कर सकते हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे भी संविधान संशोधन होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही टफ होते हैं, अर्थात विशेष बहुमत और साथ साथ कोई तो ऐसे भी होते हैं कि विशेष बहुमत के साथ साथ
आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, जैसे आपने देखा जीएसटी, ठीक है। तो माने नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, ठीक है। अब यूनिक पॉइंट आ गया भैया, ठीक है, सो तो नहीं रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए यूनिक पॉइंट में क्या है, तो भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है, यह स्टेटमेंट किसने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है, ठीक है। वहीं केसी वीयर ने कहा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं लचीले के मध्य अच्छा संतुलन है, यह मध्यम मार्गी होने की बात कर रहे हैं। और केसी वीयर ने भारतीय संविधान को कहा है कि अर्ध संघीय संविधान कहा, क्या कहा, अर्ध संघीय संविधान। यह एट स्टेटमेंट आते हैं, रट लो, ये यूनिक पॉइंट है, इसमें प्रश्न नहीं करिए। क्वासी फेडरलिज्म या अर्ध संघीय संविधान भी किसने कहा, केसी वीयर ने, ठीक। आगे देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, तो जी ऑस्टिन ने, किसने कहा, जी ऑस्टिन ने कहा, ठीक है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक है, क्या लिखा है, भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ढाला नहीं गया है, यह भी कहना चाहते हैं डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यह हमारे संविधान निर्माताओं में सबसे प्रमुख नाम जिनका है, ठीक है। उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि हमारा संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे संविधान की यही तो खूबसूरती है, आवश्यकता पड़ता है तो हम इसमें बहुत सहजता से संविधान संशोधन करके आधुनिकता की तरफ जा सकते हैं। और अगर कोई अनायास ऐसा कोई करता है तो हम बहुत कठोर प्रक्रिया अर्थात विशेष बहुमत के द्वारा भी संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरे लेक्चर को कंप्लीट किया, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। बहुत अच्छे कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा, आप कंटिन्यूटी के साथ मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर आते रहेंगे ऐसे हैंड रिटन, ठीक है। ओके, थैंक यू।